नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज 23 मार्च है। आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की पुण्यतिथि है। 23 मार्च 1931 को इन तीनों नौजवानों ने भारत माता के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए थे। आपको पता है उन्होंने अपनी क्षमा याचिका में क्या लिखा था? मृत्यु के नाम से बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इन तीनों नौजवानों ने अंग्रेज़ों के गवर्नर को लिखा था कि आप हमें फांसी पे मत चढ़ाइए, क्योंकि हम युद्धबंदी हैं। हमारे ऊपर ये आरोप है कि हम युद्धबंदी हैं, और युद्धबंदी की एक ही सज़ा होती है कि आप अपनी सेना को आदेश दीजिए कि वो आके हमें गोली से उड़ा दे या तोप से उड़ा दे। इतने वीर थे हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। आप जनरली हम लोग ये समझते हैं कि क्रांतिकारियों का काम था कि उन्होंने जैसे सैंडर्स की हत्या कर दी या उन्होंने जाके असेंबली में बम फेंक दिया। आप जो भी भगत सिंह की फ़ोटो अपने सामने देखते भी हैं, उसमें या तो वो बंदूक लिए खड़े होते हैं, किसी क्रांतिकारी को आप देखेंगे वो मूछ पे ताव दिए खड़े रहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे। लेकिन अगर आप इनके वैचारिक पक्ष को समझें, क्योंकि क्रांतिकारियों का एक पक्ष तो ये था कि उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जो जान थी उसको कुर्बान कर दिया। लेकिन अगर आप उनके वैचार को समझें, वैचारिक पक्ष को समझें, तो वो भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ था। अगर आप उनके विचारों को समझना चाहते हैं तो उनके विचारों को इस कदर अंग्रेज मिटाना चाहते थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 24 मार्च को होना था। 24 मार्च 1931 की सुबह। हर देश का एक नियम होता है फांसी का। अंग्रेज जो अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर के सबसे बड़े अग्रदूत मानते हैं, उनके यहाँ ये नियम था कि आप किसी भी व्यक्ति को जिस दिन फांसी डिसाइड हुई है उसी दिन देना है। लेकिन इनकी फांसी से अंग्रेज इतना ज़्यादा डर गए, अंग्रेज़ों को लगा कि अगर 24 मार्च को फांसी होगी तो पूरे भारत में विद्रोह हो जाएगा। अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो लाश है अगर वो बाहर निकली तो पूरा भारत आंदोलित हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने फांसी से एक दिन पहले 23 मार्च की शाम को इन्हें फांसी दे दी। फांसी देने के बाद भी ये नहीं रुके। इनको लगा कि इसके बाद भी अगर इनकी जो डेथ बॉडी है वो अगर जनता के पास गई तो भी विद्रोह हो सकता है। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इनकी बॉडी को काटा छोटे छोटे टुकड़ों में। काटने के बाद उसे बोरे में भरा। उसके बाद जेल की जो सामने वाली दीवार थी वहाँ तो पूरे लोग जमा थे, तो अंग्रेज़ों ने जेल की पीछे की जो दीवार थी लाहौर जेल की, वो दीवार तोड़ी। उस दीवार तोड़ के वो जो 100 थे उन्हें वो लेके गए और लेके जाके बिना किसी क्रियाकर्म के जला दिए मिट्टी तेल डाल के। क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए जो जिंदा भगत सिंह थे उससे ज़्यादा खतरनाक थे मरे हुए भगत सिंह। आपको पता है कि भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका तब सभी को पता था कि अगर ये बम फेंकने जाएंगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अंग्रेज उनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंकने जाते हैं, और बम फेंकते समय वो ये बोलते हैं कि हम ये कदम देश की जनता के तरफ से उठा रहे हैं, देश की जो शोषित जनता है उसकी तरफ से उठा रहे हैं, और हमारा ये युद्ध है साम्राज्यवादियों के खिलाफ। और ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक शोषण जारी होगा, किसी भी प्रकार का शोषण हो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनसे पूछा गया कि तुम्हारे लिए आज़ादी कब आएगी। भगत सिंह कहते हैं कि हमारे लिए आज़ादी तब आएगी जब वो व्यक्ति जो किसी का मकान बनाता है वो खुद बेघर नहीं रहेगा, वो व्यक्ति जो दूसरे के लिए अन्न उगाता है वो खुद भूखा नहीं रहेगा, वो व्यक्ति जो दूसरे के लिए कपड़ा बुनता है वो खुद बिना कपड़े के नहीं रहेगा। ऐसे विचार थे क्रांतिकारियों के। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी नहीं है कि सत्ता गोरे हाथों से हट के काले हाथों में आ जाए या भूरे हाथों में आ जाए, ये तो केवल सत्ता का हस्तांतरण है। आज लॉर्ड इरविन राजा है, उस समय ठाकुर पुरुषोत्तम दास हो जाएंगे, ऐसा वो अपने लेख में लिखते हैं। वो बोलते हैं असली आज़ादी तब आएगी जब ये जो शोषण है ना समाज में वो ख़त्म होगा। इसीलिए उन्होंने अपना जो संगठन था उसका नाम था पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम उन्होंने रखा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह कहते थे कि जो क्रांति की तलवार है ना वो विचारों के ढाल पे तेज होती है, विचारों के शान पे तेज होती है। उससे पहले क्रांतिकारियों के बारे में ये माना जाता था कि वो आते हैं,
ट्रेन लूटते हैं और कोई डकैती करते हैं और खुद भाग जाते हैं। और उससे क्या होता है, जो आम जनता है उसको दिक्कत होती है, उनको अंग्रेज परेशान करते हैं। भगत सिंह को ये चीज़ पता थी, इसलिए उन्होंने वो योजना बनाई असेंबली में बम विस्फोट करने की। उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। दूसरा, वो ये भी चाहते थे कि जनता के सामने, देखिए क्रांतिकारियों के जो विचार हैं वो जनता तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे, क्योंकि जो पूरे भी साधन थे संचार के वो अंग्रेजों के पास थे। तो उनको लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है कि हम लोग खुद गिरफ्तारी दें और अदालत के माध्यम से जो भी हम बोलेंगे वो जनता तक सीधा जाएगा। जनता हमारे विचारों को समझेगी, जनता ये जानेगी कि इनकलाब होना क्या होता है, इनकलाब जिंदाबाद क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में जाके बम फेंकते हैं और बम फेंकने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने पूरे जो असेंबली के लोग थे उन्हें मारने की कोशिश की। भगत सिंह उनको समझाते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं, हम मानव जीवन को पवित्र मानते हैं। अगर हम चाहते तो हम ऐसा बम बना सकते थे जिससे हम सभी को मार सकें। हम चाहते तो उसी सभागार में साइमन भी बैठा था, हम उसके ऊपर बम फेंक देते। लेकिन हमने ऐसा बम बनाया जो केवल धुआं करता है, और हमने ऐसी जगह पे फेंका जहाँ से किसी को कोई क्षति ना हो। वो लिखते हैं बम फेंकने के बाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बोलते हैं कि हमें ये स्वीकार करते हुए खेद होता है कि हम लोग जो मनुष्य जीवन को अत्यंत पवित्र मानते हैं, हम जो बड़े उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखते हैं जिसमें मनुष्य पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग करता होगा, उन्हें भी मानव रक्त बहाना पड़ा है। क्रांति की देवी को अभिषेक करने के लिए जो सबको स्वतंत्रता प्रदान करेगी, कुछ व्यक्तियों का बलिदान आवश्यक होता है, और इसी बलिदान से मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो सकेगा। मतलब भगत सिंह दुनिया में हर प्रकार के शोषण के खिलाफ थे, चाहे वो मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण हो या राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण, जिसको हम उपनिवेशवाद बोलते हैं। कुछ लोग भगत सिंह को हिंसा का समर्थक मानते हैं, अपनी हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए भगत सिंह का नाम लेते हैं, जबकि भगत सिंह खुद लिखते हैं नौजवानों को जेल से कि मैं अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को छोड़ के कभी भी हिंसा का समर्थक नहीं रहा, मैं कभी भी आतंक का समर्थक नहीं रहा हूँ, और अगर आपको कोई भी परिवर्तन लाना है तो हिंसा से वो नहीं आ सकता, आपको जनता को जगाना पड़ेगा। व्यक्तिगत हिंसा के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। हमारे बम फेंकने का उद्देश्य केवल बहरे कानों को सुनाना था। नौजवानों को सलाह देते हुए वो बोलते हैं कि हिंसा की जगह जनता को संगठित करो, समाज को जागरूक करो, तभी देश का कल्याण हो सकता है। भगत सिंह ने एक लेख भी लिखा, मैं नास्तिक क्यों। भगत सिंह ने घोषित किया कि वो नास्तिक हैं। वो लिखते हैं, एक बार उनके दोस्त के साथ वो बैठे थे और एक जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे वो चना बेच रहे थे। तराजू उनके हाथ से संभल नहीं रहा था, बिल्कुल ठंड से वो ठिठुर रहे थे बुजुर्ग, कोई कपड़ा नहीं था। वो अपने दोस्त के साथ बैठे थे, उनका दोस्त बोला कि ये सब इनके पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। एकदम से भड़क पड़े थे भगत सिंह। भगत सिंह बोले कि अगर एक व्यक्ति भी भूखा है तो दोषी वो सब हैं जो खा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, उसको सहारा समाज से मिलना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि ये उसके कर्मों का फल है, ये इसके कर्मों का फल है। उस समय जो धर्म की तात्कालीन व्याख्या भी थी, हमको ये समझना पड़ेगा। उस समय जैसे लोग आके बोलते थे, भगत सिंह जो लिखते हैं कि भाई भारत में अंग्रेज़ों की गुलामी है, अंग्रेज भारत को गुलाम बना के रखे हैं, तो उस समय लोग जो बोलते थे कि ये हमारे भगवान ने ऐसा लिखा होगा, कोई हम पाप किए होंगे इसलिए अंग्रेज आए हैं। बोलते थे इनको हटाना है, अंग्रेज़ों को भगाना है। तो लोग भाग्यवादी हो गए थे। लोग ये बोलते थे कि देखो भगवान जैसा लिखे हैं वैसा होगा, भगवान अगर लिख के भेजे हैं कि अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन होगा तो होगा, जिस दिन भगवान चाहेंगे उस दिन अंग्रेज खुद चल देंगे। तो ये एक भाग्यवाद है ना, मतलब आप धर्म का चोला ओढ़ के आप अगर कोई काम नहीं करेंगे, आप केवल भाग्यवादी सोचेंगे कि सब भगवान की देन है, हम इसलिए गुलाम हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं। भगत सिंह बोलते थे कि हम इसलिए गुलाम हैं क्योंकि हम गुलाम हैं, मतलब हम चाहते हैं गुलाम होना, भगवान नहीं चाहते। और भगवान भी उसी की मदद करेंगे जो अपनी खुद मदद करेगा, ये कहा भी जाता है।
इसके अलावा उस समय जो पत्रकारिता के बारे में भगत सिंह लिखते हैं, आज के समय में भी वो उतना ही प्रासंगिक है। मैं आपको सुनाता हूँ। पत्रकारिता जो अभी भी पीत पत्रकारिता है, जो समाज को लड़ाने का काम करती है, सनसनीखेज खबरें चलाती है, उस समय भी पत्रकारिता की वही स्थिति थी। भगत सिंह लिखते हैं सांप्रदायिक दंगे के बारे में कि पत्रकारिता का व्यवसाय जो किसी समय बहुत ऊंचा समझा जाता था, आज बहुत ही गंदा हो गया है। यह लोग एक दूसरे के विरुद्ध मोटे मोटे शीर्षक देके लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, परस्पर सिर फुटौवल कराते हैं। अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों को संकीर्णता से निकालना, सांप्रदायिक भावनाएं हटाना, परस्पर मेल मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता बनाना था। लेकिन इन्होंने अपना मुख्य कर्तव्य अज्ञान फैलाना, संकीर्णता का प्रचार करना, सांप्रदायिक बनाना, लड़ाई झगड़े करवाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को नष्ट करना बना लिया है। भारतवर्ष की वर्तमान दशा पे विचार करते हुए आंखों से रक्त के आंसू बहने लगते हैं और दिल में सवाल उठता है कि भारत का बनेगा क्या। ये भगत सिंह के शब्द हैं और आप अगर इसको अभी सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये तो अभी के लिए लिख रहे हैं भगत सिंह, अभी भी वही स्थिति है। सांप्रदायिक दंगे के बारे में वो लिखते हैं अपने एक लेख में 1928 में कि एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों के जानी दुश्मन हैं। अब तो एक धर्म का होना ही दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। ये मारकाट इसलिए नहीं की गई कि फला आदमी दोषी है, वरन इसलिए कि फला आदमी हिंदू है, सिख है, मुसलमान है। जब ऐसी स्थिति होगी तो हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक होगा। वो बोलते हैं कि पता नहीं ये धार्मिक दंगे भारत का पीछा कब छोड़ेंगे। इन्होंने दुनिया की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है। अभी की एक और महत्वपूर्ण समस्या है जो अस्पृश्यता की समस्या है। अभी भी भारत में जाति प्रथा है, भेदभाव होता है। उसके बारे में 1928 में एक लेख लिखते हैं भगत सिंह, अछूत समस्या। उसमें वो लिखते हैं कि अपने को आध्यात्मिक देश कहने वाला भारत मानव को मानव मानने से झिझकता है, जबकि भौतिकतावादी यूरोप ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया है। समस्या ये है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्मभ्रष्ट हो जाएगा। उनके मंदिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे। कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। ये सवाल 20वीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनने में भी शर्म आती है। ऐसा लिखते हैं भगत सिंह। बोलते हैं कि ये जो समस्या है, आप अपने ही लोगों को अगर अछूत मानते हैं, अपने ही लोगों के साथ अगर भेदभाव करते हैं जाति के आधार पे, तो वो सबसे गलत है। ऐसे में तो फिर अंग्रेज आपके ऊपर शासन करेंगे ही। आजकल जो एक बात आती है कि विद्यार्थी अगर हो तो आपको देश के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल अपनी पढ़ाई लिखाई करना है। ऐसा अंग्रेज भी बोलते थे। उसके बारे में भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति नाम के लेख में कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को देश की परिस्थितियों का ज्ञान लेके उनमें सुधार के उपाय भी सोचने चाहिए। ऐसी शिक्षा तो निकम्मी है जो सिर्फ क्लर्की हासिल करने के लिए की जाए। मतलब मैकाले यही चाहता था कि भारत वाले केवल पढ़ें लिखें और उनके गुलाम बन जाएं, उनके नौकर बन जाएं। तो वो सोच चाहते थे कि विद्यार्थियों के दिमाग में एक आलोचनात्मक चिंतन आए, वो समझें कि देश की परिस्थिति क्या है, देश को परिस्थिति का सुधार कैसे हो सकता है। तभी शिक्षा का कोई अर्थ है, कोई मतलब है। इस प्रकार भगत सिंह ने जितने भी पक्ष हो सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सभी के बारे में अपने विचार दिए। हम सामान्यतः ये मानते हैं कि वो एक क्रांतिकारी बस थे। वो क्रांतिकारी तो एक महान क्रांतिकारी थे 23 वर्ष की आयु में, लेकिन उन्होंने जितना पढ़ा विद्यार्थियों के लिए भी सीखने योग्य है। ऐसा माना जाता था कि भगत सिंह के जेब में हमेशा कोई ना कोई किताब जरूर होती थी। उनकी एक जेल नोटबुक है जिसमें वो आखिरी तक अपनी जो बुक पढ़ते थे उनका नोट्स बनाते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। अगर आपको भगत सिंह को समझना है तो आप उनकी मैं नास्तिक क्यों हूँ पढ़िए, उनके तर्क को समझिए। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी उस दिन भी वो किताब पढ़ रहे थे। तो ये थी भगत सिंह की लगन, भगत सिंह की तार्किक क्षमता। भगत सिंह एक प्रतीक थे। आपको लग सकता है कि सुखदेव राजगुरु का नाम नहीं ले रहे हैं।
भगत सिंह क्रांतिकारी सभी साथ में थे, भगत सिंह उनके प्रतिबिंब थे, मतलब उनकी तरफ से भगत सिंह लिखते थे, क्योंकि बाकी क्रांतिकारी बाकी अपना काम करते थे। भगत सिंह के अंदर एक लेखनी की क्षमता भी थी और पढ़ने की भी क्षमता थी, तो वो क्रांतिकारियों के एक माउथ पीस थे, मतलब क्रांतिकारियों के विचारों को बताने के एक साधन थे। क्रांतिकारी शिव वर्मा जो भगत सिंह के साथी भी थे, वो लिखते हैं कि अंतिम विदाई के समय साथी जयदेव कपूर ने भगत सिंह से पूछा कि सरदार, तुम तो मरने जा रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं है। प्रश्न सुनकर पहले तो सरदार ठहाका मारकर हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, क्रांति के मार्ग पर कदम रखते समय मैंने सोचा था कि यदि मैं अपने जीवन देश के लिए कुर्बान कर दूंगा तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होगी। यदि मैं अपना जीवन देके देश के कोने कोने तक इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहुंचा पाऊंगा तो मैं समझूंगा कि मुझे अपने जीवन का मूल्य मिल गया। फिर से सुनिएगा कि यदि मैं अपना जीवन देकर देश के कोने कोने तक इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मुझे अपने जीवन का मूल्य मिल गया। आज फांसी की इस कोठरी में लोहे के सीखचों के पीछे बैठकर भी मैं करोड़ों देशवासियों के कंठों से उठती हुई इस नारे की हुंकार सुन सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये जो नारा है स्वाधीनता संग्राम की चालक शक्ति के रूप में साम्राज्यवादियों पर अंत तक प्रहार करता रहेगा। फिर कुछ रुककर अपनी स्वाभाविक मुस्कुराहट के साथ उसने आहिस्ता से कहा, और इतनी छोटी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य हो सकता है क्या? ये थे भगत सिंह। हमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जितने भी क्रांतिकारी हैं, आप केवल उनको श्रद्धांजलि मत अर्पित करिए। उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि आप उनको पढ़िए। अगर वो खुद जाके बोल रहे हैं कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पे तेज होती है, मतलब आपके अंदर वैचारिक शक्ति होना चाहिए, आपके अंदर विचार होना चाहिए। आप उनके विचारों को जब पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो कितने अध्ययन के स्तर पे कितने बड़े लोग थे। भले वो उम्र के स्तर पे 23 साल के थे, लेकिन अगर आप अध्ययन या दिमाग का स्तर देखेंगे तो वो उस उम्र में भी कम से कम 60-70 साल के थे। उन्होंने बहुत अधिक पढ़ा था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको केवल क्रांतिकारियों को ये नहीं कहना है कि वो बंदूक उठाने वाले थे, वो बम फेंकने वाले थे, उन्होंने ट्रेन लूटी। क्रांतिकारियों ने जो किया वो तो उनका एक पक्ष था। उन्होंने उस समय उनको लगता था कि एक व्यक्तिगत जब हम सामर्थ्य करेंगे, व्यक्तिगत हम कोई हिंसा करेंगे तो उससे पूरा देश को फ़ायदा मिलेगा। देश को जगाने के लिए वो हिंसा ज़रूरी थी कि आप अगर एक अंग्रेज को मारे तो एक देश के अंदर, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा कोई साधन तो नहीं था व्हाट्सअप, फेसबुक, कि वो उसमें डाल देते पोस्ट और लोग पढ़ लेते। आप कुछ ऐसा करते तो पूरे देश में खबर जाती कि एक क्रांतिकारी ने अंग्रेज़ों को मार दिया। उन्होंने जो सैंडर्स की हत्या की इसलिए की क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय, जो देश के इतने बड़े नेता थे, उनको लाठी से मारे और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई। भगत सिंह लोग वैचारिक रूप से लाला लाजपत राय के खिलाफ थे, लेकिन क्योंकि वो देश के नेता थे और इतने बड़े नेता थे, इसलिए उनको लगा कि ये देश का अपमान है और देश का अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। और वहाँ पे भी वो लिखते हैं कि हमें मानव रक्त बहाने का खेद है। मतलब वो बार बार लिखते हैं कि हिंसा, हत्या, इसका हमको खेद है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको अहिंसक रूप से चलना होगा। तो हमको उनकी विचारधारा समझनी चाहिए, हमको उनके विचारों को समझना चाहिए, वो जो लेखनी है उनकी किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। तभी हम सच्चे अर्थों में इन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। आप अभी तक सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।